Yes, hello students. So in this video, we are going to learn about reapportionment of overhead, right? So in the last video, we have started a new chapter, overhead distribution, of which the part 1 is already uploaded. I hope you guys have watched the first lecture on overhead distribution, which was on apportionment of overhead. If you haven't, please watch the apportionment lecture first and then come to this lecture, right? Okay. चलो एक बार हम दोबारा से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स को रिवाइज करते हैं, राइट? ओके, फर्स्ट लेक्चर क्या था? एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड, देन नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, थर्ड स्टेप अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट हम कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है, पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आइए। अपॉर्शनमेंट के बाद हम क्या करते हैं? रीअपॉर्शनमेंट। आज के लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं। एंड लास्ट स्टेप इज अब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो बाद में कवर करेंगे। अब हम लास्ट क्लास में हमने डिटेल में बात कर ली थी कि एलोकेशन अपॉर्शनमेंट क्या होता है, तो वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम अभी सिर्फ रीअपॉर्शनमेंट की बात करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, रीअपॉर्शनमेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट कि एग्जाम में 100% इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? सो डोंट यू डेयर लीव दिस टॉपिक, राइट? ओके, नाउ रीअपॉर्शनमेंट ओवरहेड, और इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है? तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सी, अपॉर्शनमेंट या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने जिन ओवरहेड्स का एलोकेशन नहीं हो पाया था, उन ओवरहेड्स को किसी सुटेबल बेसिस की हेल्प से हर डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो अपॉर्शनमेंट था, ठीक है। वो लास्ट लेक्चर में हो चुका है। तो देखिए, अपॉर्शनमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हर डिपार्टमेंट के पास कोई ना कोई अमाउंट आ जाता है ओवरहेड्स का, ऑब्वियसली, राइट? एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हमें सर्विस डिपार्टमेंट के इन ओवरहेड्स को जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने पर आए थे, इन्हें अब क्या करना है? जीरो करना है। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ओवरहेड का अमाउंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम रीअपॉर्शनमेंट के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन तो सब में पहले हो चुका था ना, अब रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को किन किन मेथड से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अब उसकी बात करते हैं। होपफुली यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, राइट? तो ये आपके सामने रीअपॉर्शनमेंट के कुछ मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीअपॉर्शनमेंट सिनोनिम्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। रीअपॉर्शनमेंट ही रीडिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नेक्स्ट मेथड इज स्टेप लैडर मेथड, एंड थर्ड मेथड इज रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। सी, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डायरेक्टली मेथड का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। You have to redistribute the overheads from service to production department by using either direct redistribution method, step ladder method, or any of the reciprocal service method. But अगर एग्जाम में मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं है तो कैसे पहचानना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है? तो वो समझिए। सी, फर्स्ट इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड तब अप्लाई होगा जहां सर्विस डिपार्टमेंट, लिसन केयरफुली, जहां सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस ना देते हैं, ना बदले में सर्विस वहां से लेते हैं। सर क्या बोला आपने? मान लीजिए हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, ए एंड बी। तो ए डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज ए को नहीं देता और ए डिपार्टमेंट बी से सर्विसेज लेता भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपना अपना इंडिपेंडेंट काम वो करते हैं। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को सर्विस ना देंगे ना लेंगे। तो समझ जाना कि वहां पर हमें कौन सा मेथड लगाना है? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अंडरस्टूड? ओके। अगर हम बात करते हैं स्टेप लैडर मेथड की, तो स्टेप लैडर मेथड तब अप्लाई होगा जब मान लीजिए दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं और उसमें से सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते तो हैं पर बदले में सर्विस लेते नहीं है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ए डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज बी को देगा लेकिन बदले में बी से लेगा नहीं। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस ना देते हैं ना लेते हैं, पर स्टेप लैडर मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट
दूसरे को सर्विस देंगे पर बदले में लेंगे नहीं। तो समझ जाओ कौन सा मेथड लगाना होगा, स्टेप लैडर मेथड। उसके बाद लास्ट है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस एक दूसरे को देंगे और बदले में लेंगे भी। रेसिप्रोकल है ना, ए डिपार्टमेंट बी को सर्विस देगा और बदले में बी से सर्विसेज लेगा भी। समझ गए मेरी बात? ऑल्दो एग्जाम में आपको मेथड का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, बस जस्ट इन केस अगर अच्छे लेवल का थोड़ा क्वेश्चन बने तो आपको मालूम है कि अब कैसे पता करना है, राइट? ओके। अब ये जो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है, इसके अंदर फिर तीन सब मेथड आते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट? तो चलिए एक एक करके सारे मेथड डिस्कस करते हैं। सर इनमें से एग्जाम में कौन सा मेथड आता है, ये मैं नहीं बताऊंगा एग्जाम में कौन सा मेथड आता है, कोई भी आ सकता है भाई, सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जो थोड़ा ज्यादा मुझे, मेरी गट फीलिंग जो कहती है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कई बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है स्टेप लैडर मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये मुझे ऐसा लगता है, बट मैं आपसे बोलूंगा सारे मेथड प्लीज करके जाना, राइट? ओके, क्योंकि अगर मैंने कोई बता दिया कि यही मेथड से क्वेश्चन आएगा, आपने यही कर लिया, और अगर दूसरे मेथड से क्वेश्चन आएगा तो फिर मुझे आप गालियां दोगे बाद में, राइट? तो बेटर है कि सारे मेथड करके जाओ। ओके, चलिए तो फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वंस अगेन, ये मेथड तब अप्लाई होता है जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज ना देते हैं ना सर्विसेज बदले में लेते हैं। तो हम वही सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने अपॉर्शनमेंट कर लिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअपॉर्शनमेंट सीखते हैं यूजिंग द डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले आप मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ओके, सो फॉर्मेट आप सभी का बन गया। सबसे पहले आप बनाएंगे कॉलम पर्टिकुलर्स का, देन बेसिस, फिर जितने डिपार्टमेंट्स उतने कॉलम। 5 डिपार्टमेंट्स थे, 5 कॉलम, 3 प्रोडक्शन के, 2 सर्विस के। डन। अब देखिए, जहां से हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने अपॉर्शनमेंट कर ली थी, तो पहले आप लिखेंगे ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप लिख सकते हैं एज पर अपॉर्शनमेंट। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, राइट? तो हम उसकी वैल्यूज लास्ट आंसर से ले लेते हैं, ठीक है, जो हमने कर लिया था। सो अपॉर्शनमेंट करके ये टोटल लास्ट में हमारा आया था, ठीक है? मुझे बताना जरा क्या क्या अमाउंट है। ए डिपार्टमेंट का 36,150, 36,150। बी डिपार्टमेंट का था 33,600। सी डिपार्टमेंट का 22,300 एंड डी डिपार्टमेंट का 41,800 और डिपार्टमेंट ई का 39,650। ठीक है, तो इतना काम तो हम पहले कर चुके थे। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ने सर आगे हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा, ये देखिए, कंटिन्यूइंग इलस्ट्रेशन 5.1, इफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यानी ओवरहेड्स डी और ई डिपार्टमेंट के आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, रीअपॉर्शनमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल। यानी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, उसके लिए बेसिस क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि डायरेक्ट वेजेस और वैल्यू ऑफ मटेरियल होगा। द रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एबीसी विल अपीयर एज अंडर, वो हम देखते हैं अभी। चलिए, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट डी की बात करते हैं। तो बताइए बेटा, डिपार्टमेंट डी के पास कितने ओवरहेड है? सर 41,800 के। तो अब आप पहले डिपार्टमेंट डी के ओवरहेड्स को खत्म करोगे। कैसे? डिपार्टमेंट डी के ओवरहेड को उठाओ और कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो? डी डिपार्टमेंट को छोड़ के और ई डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी के डिपार्टमेंट में, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर ये ई में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते, तो डी का डिस्ट्रीब्यूशन ई में नहीं होगा। अंडरस्टूड?
सर डी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, समझ में आ गया। लिखेंगे आप रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट डी। अब इसके लिए बेसिस क्या लें, तो क्वेश्चन ने मुझे दो बेसिस बताए थे, डायरेक्ट वेजेस और वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो मैं इसी सीक्वेंस में इन बेसिस को यूज करूंगा। मैं पहले डायरेक्ट वेजेस को बेसिस ले लेता हूं। डायरेक्ट वेजेस यहां पे दिए हुए हैं, हाँ जी सर, 30,000, 45,000, 45,000, 15,000, 15,000। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, 2:3:3:3:1:1। मतलब डिपार्टमेंट ए से बना ए, डिपार्टमेंट बी का रेशो बना 3, सी का बना 3, और डिपार्टमेंट डी का 1, ई का 1। एक बात बताओ, डी को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसका रेशो तो यूज ही नहीं होगा, ई में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, तो रेशो कौन सा लिया जाएगा, सिर्फ एबीसी का। नहीं आया समझ में बच्चे, देखो डी और ई डिपार्टमेंट को तो लेना ही नहीं है ना, डी का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हो और ई में करना नहीं है, तो रेशो किसका लिया जाएगा, सिर्फ एबीसी। जिन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है उन्हीं का रेशो तो लेंगे। तो रेशो क्या बन गया, 2:3:3। हाँ जी, तो बेसिस में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस जिसका रेशो है 2:3:3। अब हमने 41,800 को यहां से खत्म करना है और आप इसे 233 के रेशो में डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ये अमाउंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब डी डिपार्टमेंट 0 हो चुका है, अब ई डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो लिखो वही सेम स्टेटमेंट, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ई। ठीक है, डिपार्टमेंट ई के लिए हम बेसिस क्या लेंगे, वेजेस हमने यूज कर लिया, तो दूसरा बचा वैल्यू ऑफ मटेरियल। चलो यहीं पे इसका रेशो भी निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ मटेरियल है 10,000, 20,000, 20,000, इनको तो हमें लेना नहीं है, तो 1:2:2। बेसिस क्या था, वैल्यू ऑफ मटेरियल, और रेशो क्या लिया आपने, 1:2:2। अमाउंट कितना है ई के पास, 39,650। और आप अब तक समझ चुके होंगे कि जब ई का डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है तो ई का डिस्ट्रीब्यूशन डी डिपार्टमेंट में नहीं होगा, क्योंकि वो सर्विसेज ना डी को देगा ना उससे सर्विसेज लेगा। ठीक है, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब बस लास्ट में इनका आप टोटल कर दीजिए एंड आपका ये क्वेश्चन हो गया। बताओ इससे आसान कुछ है क्या। सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड को लो, एक एक करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो, खत्म। सर्विस डिपार्टमेंट देखो 0 हो गए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर, ठीक है, इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड करता हूं। इस पार्ट में हमने सिर्फ अभी डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखा है। आप जो इलस्ट्रेशन मैंने अभी कराया एक बार उसको दोबारा कर लीजिए, और उसके बाद आपके लिए होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप लैडर मेथड और रेसिप्रोकल सर्विस मेथड को भी खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनके पास तो मेरा नंबर है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे वहां डाउट पूछ सकते हैं। जो मुझे बच्चे नहीं जानते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं अपने डाउट। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हैं तो फॉर ग्रेजुएशन वन ऑफ द बेस्ट बुक इज एमएन अरोरा। ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट बुक। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।